नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कोरोना महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। राज्यसभा में आज भी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को लेकर अवरोध पैदा किया। इस वजह से उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने जानकारी दी कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीएसपी के सांसद सतीश चंद्र मिश्र, डीएमके के तिरुचि शिवा और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया है। लेकिन राज्यसभा सभापति ने इस पर पहले ही फैसला दे दिया है और उनके फैसले को बदला नहीं जा सकता। उपसभापति ने यह भी कहा कि मंत्रालयों के काम पर चर्चा और वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान ईंधन की कीमतों के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी जा सकती है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने भी कहा कि इस मुद्दे पर सभापति का फैसला अंतिम है। उपसभापति ने भी कहा कि मंत्रालयों के काम पर चर्चा और वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान ईंधन की कीमतों के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी जा सकती है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने भी कहा कि इस मुद्दे पर सभापति का फैसला अंतिम है। इधर अवरोध से शून्यकाल और प्रश्नकाल बाधित रहा। आसन की तरफ से तमाम कोशिशों के बाद भी अवरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 267 में ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको 258 भी पढ़ना चाहिए। एक बार चेयरमैन साहब की रूलिंग है तो सबके लिए फाइनल है, सदन को चलने दीजिए। लोकतंत्र में यही है, जब रूलिंग आ गई है 258 में, तो अब विपक्ष के द्वारा शोर मचाना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। और 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा कराने पर अड़े रहे। सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मूल्य वृद्धि मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की जरूरत पर बल दिया। उपसभापति हरिवंश ने जोर दिया कि मौजूदा विधेयक अध्यादेश से संबंधित है और इस पर तत्काल चर्चा जरूरी है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। कुछ विपक्षी सदस्य आसन के करीब भी आ गए और नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने अवरोध पैदा कर रहे सदस्यों से शांत रहने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की बार बार अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं होते देख उन्होंने बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रतीक मैत्री सेतु का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क का विस्तार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सेतु से भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी संपर्क बेहतर होगा और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे, साथ ही पर्यटन और व्यापार के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। ये कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ हमारी मैत्री, हमारे व्यापार की भी मजबूत कड़ी सिद्ध हो रही है। साथियों, इस पूरे रीजन को उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आज भारत और बांग्लादेश की मैत्री और कनेक्टिविटी कितनी सशक्त हो रही है। भारत में ही नहीं, बांग्लादेश में भी इस सेतु से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी।
कार्यक्रम में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का रिकॉर्डेड वीडियो संदेश भी दिखाया गया। उन्होंने भारत बांग्लादेश संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा की कनेक्टिविटी में बीते 3 वर्षों में तेजी से सुधार हुआ है। त्रिपुरा में हीरा वाला विकास हो, ऐसा डबल इंजन लगाएंगे। हीरा यानी हाईवेज, आईवेज, रेलवेज और एयरवेज। त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट का काम हो या फिर समंदर के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, रेल लिंक हो, इनमें तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा पुरानी सरकार के 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 6 वर्षों में त्रिपुरा को केंद्र से मिलने वाली राशि में बड़ी वृद्धि की गई है। 2009 से 2014 के बीच केंद्र से त्रिपुरा को विकास परियोजनाओं के लिए 3500 करोड़ रुपए की मदद मिली थी, जबकि 2014 से 2019 के बीच त्रिपुरा को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों की व्याख्याओं के साथ पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन किया। दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस विमोचन समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और वरिष्ठ नेता कर्णन सिंह भी उपस्थित थे। इन पांडुलिपियों का प्रकाशन धर्मार्थ न्यास की ओर से किया गया है। पहली बार प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों की प्रमुख व्याख्याओं को श्रीमद् भागवत गीता की व्यापक और तुलनात्मक समझ प्राप्त करने के लिए एक साथ लाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये गीता ही है जिसने दुनिया को निस्वार्थ सेवा जैसे भारत के आदर्शों से परिचित कराया। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जितनी ज्यादा प्रगति की उतना ही मानव मात्र की प्रगति के लिए हम और प्रयास करते रहें। हमारे यही संस्कार और यही इतिहास आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के रूप में एक बार फिर जागृत हो रहा है। के महीनों में दुनिया ने भारत के जिस योगदान को देखा है, आत्मनिर्भर भारत में वही योगदान और अधिक व्यापक रूप में दुनिया के काम आएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज देश को गीता के कर्मयोग की जरूरत है। सदियों के अंधकार से निकलकर एक नए भारत के सूर्योदय के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमें अपने कर्तव्यों को पहचानना भी, उनके लिए कृत संकल्प भी होना है। किसी एक वर्ण, किसी एक धर्म, किसी एक देश तक सीमित नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हर एक प्राणी के अंदर भगवान का निवास है। हमारे वेदांत का मंत्र है। ऋग्वेद का बहुत हमारे संस्कृति का मूल मंत्र है। एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। सताई एक है, उसे कहने के अलग अलग मार्ग है। इसलिए गीता में हर एक जगह, इस सारी दुनिया में जब जाता हूं मैं, तो गीता जो लोग केवल हिंदू नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी गीता को पढ़ते। केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए जारी गाइडलाइंस पर चर्चा और नियमों की बारीकियों से अवगत कराने के लिए संसद में आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के 20 सांसदों ने हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि काफी समय से देश में मांग उठ रही थी कि इस विषय पर भी नियम बनना चाहिए और आपत्तिजनक कंटेंट पर लगाम लगनी चाहिए। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने फरवरी में नई गाइडलाइन जारी की थी। और उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से जारी नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज शाम राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा, जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और नए मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने तक अपने पद पर बने रहने को कहा।
इस्तीफा दिए जाने को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह पार्टी का सामूहिक फैसला है। देहरादून में कल सुबह 10 बजे बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी विधायकों की मौजूदगी में नए नेता का चयन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का समय आज पूरा हो गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा और इस महीने की 27 तारीख को 5 जिलों की इन 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। इनमें बांकुरा में 4, पुरुलिया में 9, पश्चिमी मेदिनीपुर में 6, पूर्वी मेदिनीपुर में 7 और झारग्राम में 4 सीटें हैं। पहले चरण की 30 सीटों के लिए 100 से ज्यादा नामांकन पत्र भरे गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और मतगणना 2 मई को होगी। असम में भी पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। असम में भी 27 मार्च को ही पहले चरण के लिए 47 सीटों पर मतदान होगा। राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सर्बानंद सोनोवाल ने आज माजुली से पर्चा भरा। उन्होंने ये दावा किया कि पिछले 5 साल के दौरान हुए विकास कार्यों के आधार पर बीजेपी के नेतृत्व में फिर से एनडीए सत्ता में वापस आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन ने नौगांव जिले के सामागुड़ी सीट के लिए नामांकन पत्र भरा, जबकि कांग्रेस के मौजूदा सांसद नुरुल हुदा और असम गण परिषद के विधायक रेणुपोमा राजखोवा ने भी अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। असम में कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए 27 मार्च से 6 अप्रैल तक 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। मतगणना 2 मई को होगी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट मांगे। साथ ही विधानसभा चुनाव में भारी जीत का दावा किया। ममता बनर्जी कल यहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इसके लिए वो नंदीग्राम पहुंची। यहां उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से है। ममता बनर्जी के नामांकन से पहले ही यहां पे जोर आजमाइश जो है वो शुरू हो गई है। बीजेपी ने पूरे इलाके को बैनर और पोस्टर से पाट दिया है। और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ एआईएडीएमके की सहयोगी डीएमडीके मनपसंद विधानसभा क्षेत्र और पर्याप्त सीटें नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए आज गठबंधन से अलग हो गई। सीट बंटवारे को लेकर एआईएडीएमके के साथ 3 दौर की लंबी चली बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलने पर अभिनेता से नेता बने विजयकांत के नेतृत्व वाली डीएमडीके ने कहा कि वो गठबंधन से अलग हो रही है। डीएमडीके प्रमुख विजयकांत ने फिलहाल ये नहीं बताया कि उनका दल किसी और गठबंधन में शामिल होगा या अकेले चुनाव लड़ेगा। डीएमडीके ने एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन के साथ मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। प्रदेश में बीजेपी और पीएमके सत्तारूढ़ पार्टी हैं। सीट बंटवारे के तहत बीजेपी को 20 और पीएमके को 23 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा बीजेपी को कन्याकुमारी लोकसभा सीट दी गई है, जहां उपचुनाव होना है। एआईएडीएमके राज्य में जीके वासन के तमिल मनीला कांग्रेस को सीटों के आवंटन को अंतिम रूप देने में लगी है। वहीं दूसरी तरफ डीएमके गठबंधन भी अपनी सहयोगियों को सीटों के आवंटन पर अंतिम फैसला करने में जुटा है। गठबंधन ने कांग्रेस को 25 सीटें दी हैं। वाम दलों एमडीएमके और वीसीके को 6-6 सीटें आवंटित की गई। मुस्लिम लीग को 3 और एमएमके को 2 सीटें दी गई। इधर अभिनेता और नेता कमल हासन की पार्टी एमएनएम ने अपने 2 सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर काम पूरा कर लिया है। तमिलनाडु विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव में एमएनएम 234 में से 154 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एआईएसएमके और आईजेके 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और एनआर कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। समझौते के तहत पुदुचेरी में
एनआर कांग्रेस 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बीजेपी और एआईएडीएमके बाकी की 14 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दलों को दी गई सीटों की घोषणा बाद में की जाएगी। और कोविड-19 के मद्देनजर चुनावी राज्यों में गैर संपर्क अभियान की बढ़ती प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए टीवी विज्ञापन के प्रसारण का समय दोगुना करने का फैसला किया है। प्रसार भारती कॉरपोरेशन के साथ विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया गया। इसके तहत पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सभी राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण और टेलीकास्ट का दोगुना समय आवंटित किया जाए। और दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें हेल्थ के लिए 9,934 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दिल्ली सरकार ने अगले साल से महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक खोलने का ऐलान किया है। साथ ही दिल्ली सरकार जहां झुग्गी वहीं मकान योजना पर 5,328 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार देश की पहली टीचर्स यूनिवर्सिटी खोलेगी, जहां पे देश और दुनिया के लिए बेहतरीन शिक्षक तैयार किए जाएंगे। साथ ही 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने और नया एजुकेशन बोर्ड बनाने का भी ऐलान किया गया। और कोलकाता में सोमवार शाम बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग से जान गंवाने वालों के प्रति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गहरा शोक जताया। हादसे में से 4 अग्निशमन कर्मियों सहित 9 व्यक्तियों की मौत हो गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए रेलवे समिति को जांच के आदेश दे दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट संदेश में हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, कोलकाता स्थित पूर्वी रेलवे के मुख्यालय में हुए अग्निकांड में अग्निशमन दल और सुरक्षा बल के सदस्यों सहित हताहत नागरिकों के विषय में जानकर दुखी हूं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हादसे में हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, कोलकाता में हुई अग्नि त्रासदी के कारण हुए जानमाल के नुकसान से वो दुखी हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। और देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सोमवार को 20 लाख से ज्यादा लोगों को एक ही दिन में वैक्सीन की डोज दी गई, जो कि दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। सोमवार को 17,15,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का पहला डोज दिया गया, जबकि 3,04,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। देश में 16 जनवरी से 28 फरवरी तक करीब 1.43 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। इसके बाद से सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन की डोज देने की शुरुआत हुई। उसके बाद टीकाकरण की लगातार स्पीड बढ़ रही है। मार्च के पहले हफ्ते में ही 50 लाख से अधिक डोज दी गई। देश में अब तक 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। देश के 8 राज्यों में कोविड-19 के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी जारी है और इन राज्यों में केंद्र की उच्च स्तरीय टीम कोरोना नियंत्रण और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। देश में फिलहाल 1,87,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं। सोमवार को 15,388 नए मामलों की पुष्टि हुई और इस दौरान 16,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में अब तक 1,08,99,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
और ब्रिटेन की संसद में भारत के कृषि कानूनों पर हुई चर्चा को लेकर आज भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप बताया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इसे लेकर आज भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस को तलब किया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ब्रिटिश उच्चायुक्त एलिस को कड़े शब्दों में ब्रिटिश संसद में चली चर्चा का विरोध किया और कहा कि निहित स्वार्थ के तहत इसे किया जा रहा है और इसका कोई तुक नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश सांसदों को वोट बैंक की राजनीति के लिए एक सहयोगी लोकतंत्र के अंदर की घटनाओं को गलत तरीके से पेश करने से बचने की सलाह दी। सोमवार को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस पर चर्चा की थी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। Audio Jungle.